नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सर रोज यही गीत गाते हो। आज की टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं टाइप ऑफ पैथोजन में। फर्स्ट पैथोजन जो पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सारी जनरल कैरेक्टर फीचर पढ़ेंगे, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के अंतर्गत। तो हम बात करेंगे आज किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। आप लोग जानते होंगे जनरल पैथोलॉजी में इससे प्रश्न बनते हैं और वो चीजें हम कवर करेंगे। देखो, पहला पॉइंट मैं तुझे बताता हूं। आज क्या टॉपिक डालेंगे बताओ? बैक्टीरिया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं बताओ? पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में पैथोलॉजी में फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें पैथोजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बताओ? पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज कॉज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोजन। और इस पैथोजन में हम जो पहला पॉइंट शुरू किए हैं वो है मेरे डियर कौन? बैक्टीरिया। टॉपिक आपको यहां से शुरू हो गया होगा, तो ये टॉपिक शुरू करेंगे। इन बैक्टीरिया को पढ़ने के पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं समझाते हुए जाता हूं। किसी भी जीव को आपको डालना है तो मैंने बोला था 5 किंगडम आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो चीजें मैं यहां से लिख करके टॉपिक अब शुरू करूंगा। कितने किंगडम की बात करेंगे अपने? 5 किंगडम। और इनके साइंटिस्ट का नाम बताओ किसने दिया था? R.H. विटेकर। कौन है? R.H. विटेकर। अब इन्होंने जो 5 किंगडम दिया उसमें सबसे पहला किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। सेकेंड किंगडम की अगर हम बात करें डियर, तो सेकेंड किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। एक छोटा सा प्रोटिस्टा, एक छोटा सा कहानी को अपन शुरू करें। और ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये इवोल्यूशन ट्रेंड है। इवोल्यूशन का मतलब समझते हो? जीवों का विकास किस तरह से हुआ था, उसी ट्रेंड में अपन लिख रहे हैं। महान इसलिए बना कि इसके क्लासिफिकेशन में सब चीज है। जितना चीज आना चाहिए, कौन सा जीव कैसा न्यूट्रिशन है, किसके पास सेल वॉल है, कैसा प्रजनन करता है, कौन अपना भोजन बनाता है नहीं बनाता है, सारे कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे इसने वर्गीकरण किया था। और लास्ट में बोला कि मेरा वर्गीकरण इवोल्यूशन के भी आधार पे है, यानी कि इवोल्यूशन को भी क्या करेगा? तो प्रोटिस्टा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे किसका? फंजाई के बारे में। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? प्लांटी, किंगडम प्लांटी। और उसके बाद किंगडम कौन आ गया? एनिमेलिया। इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन सा जीव आया है? एनिमेलिया। सबसे पहले कौन आया है? मोनेरा। तो मोनेरा जो था ना, ये यहां तक ये कहलाते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अगर जीवों के कंप्लेक्सिटी के आधार पे देखा जाए तो आप तो बोलोगे एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। कितना जटिल कौन जीव है उसके आधार पे। और एक देखा भाई कि न्यूक्लियस के आधार पे, तो इसमें प्रोकैरियोट्स। कैरियोट्स का मतलब होता है जानते हो? केंद्रक। यानी कि प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आप लिखना है इसको। प्रो का मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्रो का मतलब क्या है? प्राचीन। या बोल सकते हैं एंशिएंट। हिस्ट्री पढ़ते हो ना? एंशिएंट। और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। ऐसा केंद्रक जिसमें प्राचीन टाइप का पाया जाए। भाई केंद्रक में क्या विशेषताएं हैं? केंद्रक में होना चाहिए गुरुजी, इधर बना देता हूं। केंद्रक में होना चाहिए, केंद्रक का मेम्ब्रेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? केंद्रक मेम्ब्रेन। तो ये हो गया। और ये कैसा मेम्ब्रेन होना चाहिए? डबल मेम्ब्रेन का। कितना होना चाहिए बताओ? डबल मेम्ब्रेन का। तो ये क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर पोर होना चाहिए गुरुजी, छिद्र होना चाहिए। छिद्र होना चाहिए। केंद्रक के अंदर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए न्यूक्लियोलस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? न्यूक्लियोलस, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं बताओ? केंद्रिका होना चाहिए। और इसमें सही है आपने जो बोला, ये होना डीएनए ने क्रोमैटिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? क्रोमैटिन का धागे होना चाहिए। और ये क्रोमैटिन बाद में कंडेंस होकर संघनित होकर बना देगा अपना क्रोमोसोम। ये क्या बन जाएगा बताओ? क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा ये? क्रोमोसोम, जिसे हम बोलते हैं
गुणसूत्र। तो ये क्रोमेटिन, आपको याद होगा क्रोमेटिन जो शब्द दिया था ये दिए थे फ्लेमिंग साहब ने, और गुणसूत्र जो शब्द दिया था ये दिया था वाल्डेयर ने। किसने दिया था? वाल्डेयर। पीछे कहानी याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप नोट्स बनाने में पूरा ध्यान रखें, याद हो या ना हो नोट्स बनाएं प्रॉपर। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब आप समझना, जो पहले के था ना, मान लिया जाए एक उदाहरण ले लेता हूं, सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक सेल बना दिया ऐसा, बाद में और अच्छे बनाएंगे आपको समझाने के लिए, एक बना दिया, ऊपर कैप्सूल होगा, क्या होगा बाद में, सेल वॉल होंगे, मेम्ब्रेन होगा, रहने दो। इसमें ना इस तरह के ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, ना ही कोई छिद्र था, ना ही न्यूक्लियोलस था, केवल इसमें भगवान ना ऐसे लगता है घर में जैसे रस्सी फेंकते हैं ना, इस तरह के दे दिया था जेनेटिक मटेरियल, ऐसा कि ले जाओ। यानी कि जल्दीबाजी में बनाया गया है, पहला काम जो भी होता है उतनी अच्छी से नहीं होते हैं भाई, तो इसको हम बोलते हैं भाई न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स, या हम बोल सकते हैं इंसिपिएंट केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। कैसा है बताओ, क्या सही वाले न्यूक्लियस है या अधूरा न्यूक्लियस है? अधूरा न्यूक्लियस है न्यूक्लियोइड्स, या हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का मतलब आधुनिक न्यूक्लियस या प्राचीन न्यूक्लियस? प्राचीन न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस था बताओ? प्राचीन, पहले। ये किसमें? प्रोकैरियोट्स का उदाहरण पूछा जाए तो कौन सा किंगडम है? मोनेरा। बाकी यहां से जो शुरू हुए, अब ये चार जो इधर आ रहे हैं, यहां से ये जो चार इधर लिख दिया हूं, ये सारे अब किसके अंतर्गत रखोगे? ये आ गया यूकैरियोट्स के अंतर्गत। और यूकैरियोट्स का मतलब, यू का मतलब होता है सत्य और कैरियोट्स का मतलब होता है केंद्रक। तो इसमें कैसा केंद्रक है बताओ? सत्य केंद्रक है। कैसा केंद्रक है? सत्य केंद्रक। तो बताओ असत्य केंद्रक किसमें है या फॉल्स न्यूक्लियस किसमें है बताओ? कि नाम है केवल यार, न्यूक्लियस के नाम पे धब्बा है, पागल बना दिया इसने। तो ये किसमें है बताओ? प्रोकैरियोट्स में। और ये कैसा न्यूक्लियस है? यूकैरियोट्स सत्य न्यूक्लियस। ये तो हो गया इसके आधार पे। अब अगर बोले सेलुलरिटी के आधार पे, कंप्लेक्सिटी के आधार पे, किसके आधार पे बोल रहा है बताओ? कंप्लेक्सिटी के आधार पे। एक छोटा सा और भाग कर लेता हूं फिर अपने समझते हैं। कंप्लेक्सिटी के आधार पे बोला जाए, कंप्लेक्सिटी के आधार पे यानी कि जटिलता के आधार पे, जटिलता के आधार पे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया तो दो भागों में बांटा। कौन कौन? एक तो ऐसा जीव था जो एक कोशिकीय थे, यूनिसेलुलर, और दूसरा क्या था बताओ? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जटिल बॉडी था, एक तो एक ही सेल का था जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय, और ये क्या है बताओ? बहुकोशिकीय। कैसा है ये? बहुकोशिकीय। आप करना, इसको टाइम लग जाते हैं मुझे। अब यूनिसेलुलर में आगे से दो ले लो। कौन कौन? मोनेरा, और कौन ले लो? प्रोटिस्टा। उसके बाद ये ले लो, कौन कौन? फंजाई। फंजाई में जैसे ईस्ट है तो वो एक सेलुलर है, ईस्ट है यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर, एग्जाम में आते हैं। बाकी फंजाई किसमें? मल्टी सेलुलर। उसके बाद प्लांटी, और उसके बाद एनिमेलिया। ये किसमें आ जाएंगे बताओ? मल्टी सेलुलर। जब तक ये चीजें आपको पता नहीं लगेगा ना, मजा नहीं आएंगे इन चीजों कि यार ये ऐसे चल रहे हैं। अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो कौन? किंगडम पूछा जाए तो कौन करेंगे बताओ? मोनेरा। न्यूक्लियस के आधार पे बोलेंगे तो क्या है वो? प्रोकैरियोट्स है। कैसा है? प्रोकैरियोट। सेल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे बोला जाए तो वो कैसा मिलेगा आपको? यूनिसेलुलर। कैसा मिल रहा है बताओ? यूनिसेलुलर। अब आते हैं कहानी को यहां बढ़ाते हैं। सबसे पहला एक इमेज, जब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक होगा जिसका नाम क्या है? बैक्टीरिया। तो एक इमेज मैं आपको दिखाता हूं, किसका? बैक्टीरिया का। किसका दिखाता हूं? बैक्टीरिया से जो आपने पॉइंट पढ़ा बस उस पॉइंट को हमें नोट करा दो कि बैक्टीरिया किस किंगडम के अंतर्गत आएंगे। तो किंगडम आएगा आपका मोनेरा। अगर आपसे पूछा जाए गुरुजी मोनेरा का उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा, तो एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा क्या क्या हो सकता है? तो ये हो जाएंगे बैक्टीरिया, और क्या होगा? एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस। उसके बाद आ जाएगा रिकेट्सिया, 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 एक के देना, दो, रिकेट्सिया। उसके बाद माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा। उसके बाद एक और ले सकते हैं अपन, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और लास्ट में एक रख सकते हैं आर्की बैक्टीरिया, हालांकि बाद में इसको हटा दिया गया, पर आर्की बैक्टीरिया। ये इतने पॉइंट तो आना चाहिए कि यार मोनेरा के अंतर्गत इतने पढ़ना आपको कौन कौन है बताओ। छोटे मोटे पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो करेंगे हम किसके बारे में? बैक्टीरिया। और किसके बारे में अपने सिलेबस में है बताओ? ये। और छोटी सी बात करेंगे हम किसके बारे में? बीजीए के बारे में। ठीक है, ये किसका उदाहरण मैंने लिख दिया? मोनेरा के अंतर्गत। अब मोनेरा के अंतर्गत जो टॉपिक शुरू होगा वो किसकी करेंगे? सबसे पहला बैक्टीरिया। तो सबसे पहला बैक्टीरिया पढ़ने से पहले, इससे पहले आपको जानते हो क्या पता होना चाहिए? जनरल कैरेक्टर ऑफ, ताकि टॉपिक शुरू करेंगे, जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया की जगह लिखूंगा प्रोकैरियोट्स। क्या लिखूंगा बताओ? प्रोकैरियोट्स। ताकि प्रोकैरियोट्स में जितने जीव आ रहे हैं ना, उन सबका स्टडी आप एक ही बार में कर दोगे। इसके बारे में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसका जनरल कैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर हम किसके स्टार्ट करने वाले हैं? भाई प्रोकैरियोट्स के क्या क्या लक्षण है वो बता दो मुझे। तो प्रोकैरियोट्स के लक्षण शुरू करेंगे, तब हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या? बैक्टीरिया। क्या शुरू करेंगे? बैक्टीरिया। तो बताओ प्रोकैरियोट्स जब आप पढ़ने वाले हो, अच्छा एक पॉइंट और बताना, जो आपने क्लासिफिकेशन किया था उसमें एक छोटा सा पॉइंट बच गया, वो भी करा देता हूं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें पूछा है सेल वॉल कहां पाया जाता है। इसके आधार पे भी वर्गीकरण किया था विटिकर साहब ने। तो सेल वॉल क्या मोनेरा में होगा? होगा। प्रोटिस्टा में होगा? होगा। फंजाई में होते हैं। प्लांटी में होता है। क्या इसमें होंगे? इसमें नहीं होते। एकदम ध्यान में रखना। तो सेल वॉल के बाद अब देखो यहां से कैरेक्टर लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। प्रोकैरियोट्स का हम क्या समझ रहे हैं बताओ? कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर। सबसे पहला प्रोकैरियोट्स का आपको बताना है क्या होता है प्रोकैरियोट्स। इसका उदाहरण मैं लिख दिया हूं, आपको लिख देना है। लिख दिया हूं ना? प्रोकैरियोट्स का क्या लिख दिया था? उदाहरण। क्या क्या उदाहरण है जल्दी जल्दी बता दो एक बार। बैक्टीरिया, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया। क्या है ये? आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद मैंने क्या बोला था? रिकेट्सिया। क्या बोला था? रिकेट्सिया। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, MLO। और उसके बाद हमने बोला एक्टिनोमाइसिटिस। कौन बोला था? एक्टिनोमाइसिटिस। ये हो गया आपका इसका उदाहरण। दूसरा बोल रहा है क्या कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल कैसा होता है, इसके बारे में आप बताओ। जनरल कैरेक्टर बोल रहे हैं तो सेल वॉल बताइए आप, यानी कि कोशिका की भित्ति के बारे में आपको बताना है। किस किस कोशिका की भित्ति बोल रहा है बताओ? तो आपको बोला है प्रोकैरियोट्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में आइडियल जो जीव मानेंगे, आइडियल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स का, जिस पे हमें स्टडी किया है सबसे ज्यादा हम लोगों ने, वो आइडियल मान के चलेंगे। जानते हो किसको? बैक्टीरिया को। किसको मान के चलेंगे? इसका मतलब हम प्रोकैरियोट्स की अगर जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो वो किसका पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया का। किसका पढ़ रहे हैं बताओ? तो हम लेकिन एक बार फिर भी चर्चा करेंगे सेल वॉल। अब देखो यहां से इमेज लेके चल। मोनेरा जगत के सदस्य कौन है? बैक्टीरिया। आपको एक बैक्टीरिया का इमेज मैं सबसे पहले अच्छे से दिखाता हूं, फिर चर्चा करेंगे अपन शानदार तरीके से। यह एक बैक्टीरिया का इमेज आप देखें, दिख रहा होगा, फिर अपन ज्यादा बढ़िया से समझाऊंगा तुझे। एक बैक्टीरिया का ही, अच्छा ये बैक्टीरिया बोल रहा हूं या मैं बोलूं प्रोकैरियोट्स है, कोई अब समस्या नहीं है? ठीक है भाई। अब बैक्टीरिया में सबसे ऊपर भाग, मैं बैक्टीरिया बनाने जा रहा हूं आपके साथ साथ, और इस बैक्टीरिया को आप देख कर मुझे दूसरी बैक्टीरिया बनाना है समझने के लिए। देखो आप, सबसे ऊपर भाग जो बैक्टीरिया का बनाया हूं, सबसे ऊपर भाग, ये ऊपर का भाग कहलाएगा कैप्सूल। क्या कहलाएगा? कैप्सूल। पहला लेयर कंप्लीट, पहला लेयर में कैप्सूल को ये कैप्सूल बना दिया।
मोटी परत। आ जाओ दूसरी परत पे आ जाते हैं। दूसरी परत कैप्सूल के जस्ट नीचे आपको दिखने को मिलेगा सेल वॉल। तो पहला तो ये हो गया कैप्सूल, फर्स्ट हो गया, ऊपर से आ रहा हूं कैप्सूल। सेकेंड नंबर का जो भाग है वो आ गया आपका कौन, सेल वॉल। तीसरे नंबर के जो यहां से भाग बताएंगे वो ले लेते हैं अपन ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का ले लेते हैं वो है थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर आ गया डियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा आ गया बताओ। तो एक एग्जाम में मैंने इसका सीक्वेंस ही देख लिया कि बैक्टीरिया का सीक्वेंस बताओ, लड़का क्या सोचता है सबसे ऊपर क्या होते हैं बताओ, सेल वॉल। गलत कर दोगे। सबसे ऊपर आपको जानते हो एक इमेज और मैंने कहीं इससे भी बढ़िया लिया, वो इमेज आपको दिख जाए तो बड़ा आहा मजा आ जाए। देखो आप ये वाले हैं। सबसे फर्स्ट रैंक किसको दिया है इसने, सबसे फर्स्ट। बाहर कौन है, कैप्सूल। ये मोटी परत को एक नंबर कैप्सूल, स्लाइमी लेयर होगा। इसके जस्ट बगल में दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कौन है, सेल वॉल। तीसरा जो पीली कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका प्लाज्मा। ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे ऊपर कौन है, कैप्सूल। उसके बाद कौन है, सेल में सेल वॉल। उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये आपको समझ में आया। अब जो मैं बता रहा था कि क्रोमोजोम ऐसा एक रस्सी के जैसा, मोटा रस्सी के जैसा घर में फेंका हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड। क्या ये सत्य न्यूक्लियस है या असत्य है, असत्य है। एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। छोटे छोटे बैक्टीरिया पे हेयर लाइक संरचना पाए जाते हैं, हेयर लाइक, इसे हम बोलते हैं पीली। ऊपर से ही बात करता हूं, ये पीली कहां पाए जाते हैं बताओ, कैप्सूल पे। कहां पाया जाएगा। अब ये पीली ना दो तरह के होते हैं। ये पीली कितने तरह के होते हैं, दो। एक तो लॉन्ग होता है और एक पीली होते हैं शॉर्ट पीली। एक तो लॉन्ग होता है और दूसरा क्या होंगे, शॉर्ट। ये जो लॉन्ग पीली है ना, ये सहायता करते हैं रिप्रोडक्शन में। कहां सहायता करेगा बताओ, रिप्रोडक्शन में। और ये जो शॉर्ट पीली है, ये सहायता करते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं, चिपकने में। एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से चिपकाने में ये हेयर क्या करता है, सहायता करता है। एक तो ये पॉइंट। अगला पॉइंट, इससे जो बड़ा वाले बाल इधर दिख रहा है, ये वाले, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। हिंदी में लिख देता हूं, फ्लैजिला। क्या बोलते हैं बताओ, फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला का मेन काम होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन, लोकोमोशन नहीं समझा गुरुजी। लोकोमोशन का मतलब होता है गति करने में, गति करने में या गतिशील में। सहायता कौन करेगा बताओ, फ्लैजिला। कौन करने वाले हैं, आप मुझे बताओ। मैं बैक्टीरिया का कितने पार्ट अभी आपसे डिस्कस किया हूं, एक तो कैप्सूल, दूसरा सेल वॉल, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केवल इसका नाम सुन रहा हूं। कैप्सूल के ऊपर मैंने हेयर लाइक संरचना देखा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये हेयर लाइक को हम बोलेंगे पीली। क्या बोलोगे, ये पीली का कार्य पूछ ले तो रिप्रोडक्शन में और चिपकने में। लोकोमोशन का कार्य कौन करेगा बताओ, फ्लैजिला। इसमें जो राइबोसोम आपको दिख रहा है, वो राइबोसोम है 70S। कौन सा राइबोसोम है, 70S। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे राइबोसोम। 80S क्या होता है, 70S क्या है, 55S क्या होता है, 60S क्या है, S क्या है, स्वेडबर्ग इकाई है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। राइबोसोम को आपस में जोड़ने के लिए दोनों यूनिट को कौन सा तत्व की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम की। किसकी पड़ती है, मैग्नीशियम। ये चर्चा करेंगे। एक और गोल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिए हैं भगवान, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और कैसा है, डीएनए है, डबल स्टैंड, सर्कुलर है। कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है ये, वृत्ताकार डीएनए है, डबल स्टैंड, सर्कुलर डीएनए, जिसे आज के बाद हम बोलेंगे प्लाज्मिड। क्या ये तो क्रोमोसोम दिए थे भगवान इसको, लेकिन एक्स्ट्रा की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इस प्लाज्मिड में इस बैक्टीरिया कुछ अपना प्रतिरोध जीन रखते हैं। क्या रखता है बताओ, भगवान बोले कि देखो तुझे ज्यादा गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा, तुझे बीमारियों के लिए रेसिस्टेंट होना पड़ेगा, नहीं तो तुम सरवाइव नहीं करोगे। भगवान सबके लिए एक समान है पागल। तो इसमें जीन दिए, इस प्लाज्मिड में आर जीन दिए
आर का मतलब होता है रेसिस्टेंट जीन दिए, कौन सा जीन? अगर एफ जीन है मान लिया जाए तो ये एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। क्या होता है बताओ? प्रजनन करने वाला जीन, जिसमें ये होगा वो दूसरे में अपना जीन डोनेट कर देगा। तो कौन सा जीन है? आर जीन है, एफ जीन है। आप ऐसा समझो, ये किसमें पाया जाता है? प्लाज्मिड में। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मिड में। कौन सा राइबोसोम होते हैं? 70S। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? नहीं। लाइसोसोम पाए जाते हैं? नहीं। गोल्जी बॉडी पाया जाता है? नहीं। यानी जो कोशिकांग होते हैं जिसमें झिल्ली होता है, झिल्ली मेम्ब्रेन होते हैं, वैसा कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अब जो हम कैरेक्टर शुरू करने वाले हैं डियर, वो कैरेक्टर हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहला, इसका फर्स्ट कैरेक्टर हम शुरू करेंगे। और वो कैरेक्टर क्या होगा प्रोकैरियोट्स का? फर्स्ट हम बाहर वाले से शुरू करेंगे, कैप्सूल छोड़ दो। क्या शुरू करेंगे बताओ? सेल वॉल। कैप्सूल उस बैक्टीरिया में ज्यादा डेवलप होता है जो पैथोजेनिक होते हैं, जो बीमारी कॉज करता है। तो भगवान एक एक्स्ट्रा कवर दिए, कंबल उड़ा दिए उसको। तो वो क्या है बताओ? कैप्सूल। क्या है वो? कंबल। कंबल रजाई क्या है? कैप्सूल। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए भगवान उसको क्या दिए हैं? मोटी परत, जिसका नाम क्या है? कैप्सूल। अगर पूछा जाए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक होता है कि नॉन कैप्सुलेटेड? जो कंबल ओढ़ के आया और जो कंबल नहीं ओढ़ा हुआ है, कैप्सुलेटेड। कौन ज्यादा खतरनाक होता है? कैप्सुलेटेड। तो टॉपिक जो आज का हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे किसका? सेल वॉल। कौन करेंगे? सेल वॉल। आपने देख लिया, तो सेल वॉल का टॉपिक शुरू करेंगे। सेल वॉल किससे बना हुआ है? मैं कुछ पॉइंट अंडरलाइन कर लेता हूं जो लिखा हुआ है। देखो, सेल वॉल जो बने हुए हैं जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलोगे बताओ? कोशिका भित्ति। आप लोग भी अपने साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे। कई लड़का तो बोलता है आपका वीडियो में 1.5x में बना लेता हूं, कुछ तो 2x से भी देख लेता है। ये किसके बने हुए हैं? देखो, पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना हुआ है? ये लिखा हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं, इसी को म्यूरिन। यहां लिख दिया हूं मैं, म्यूरिन, हिंदी इंग्लिश दोनों। सेल वॉल पूछेगा किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ? म्यूरिन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, ये एक पॉलीमर है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है बताओ? यह एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है गुरुजी बहुलक है। क्या है बताओ? बहुलक है। ये कैसा बहुलक है? क्या एक ही अणु से बना हुआ है या दो अणुओं से बना हुआ है? तो ये दो अणु से बना हुआ बहुलक का मतलब देखो, अगर ऐसा ऐसा एक ही अणुओं से मिलकर बना हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं समबहुलक। क्या बोलते हैं बताओ? समबहुलक। केवल ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर ही बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? समबहुलक। जिसको बोलते हैं होमोपोलीमर। क्या बोलते हो बताओ? होमोपोलीमर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक गोल है और इसके बगल में एक दूसरा बना देता हूं ग्रीन से, फिर बना दिया मैं एक रेड से, और एक बना दिया कहां से? ग्रीन से। थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन आप समझ जाओ, दो डिफरेंट अणु है, तो इसको हम बोलते हैं विषम बहुलक। क्या बोलोगे बताओ? विषम। सम है या विषम है? विषम। और अंग्रेज लोग इसको बोलेगा हेटेरोपॉलीमर। तो एक एग्जाम में मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखा कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये होमो है या हेटेरो है? ये है हेटेरो। आप समझो, देखो यहां ये बहुलक दिख रहा है, ये बहुलक दिख रहा है, एक ब्लू से एक ग्रीन से, एक ब्लू से एक ग्रीन से, एक ब्लू से एक ग्रीन। क्या केवल ब्लू ब्लू है या ब्लू ग्रीन दोनों मिला हुआ है? ब्लू ग्रीन दोनों मिला हुआ है। एक जैसा है या दो जैसा है बताओ? दो जैसा है। यानी समान है या असमान अणु है? तो ये बोलोगे असमान है, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है। और डिफरेंट मॉलिक्यूल से अगर कोई जुड़ के बड़ा सा बहुलक बनता है, एक लक मिलके, तो वो कहलाएगा हेटेरोपॉलीमर। कैसा पॉलीमर कहलाएगा बताओ? हेटेरोपॉलीमर। पहली बात क्लियर हुई कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो देख रहे हो कितना बढ़िया इमेज है। सेल वॉल को निकाला और दोनों मेम्ब्रेन में आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह के बहुलक दिखते हैं, और ये दो केमिकल से मिलकर बना है। और उस दो केमिकल का नाम एग्जाम में पूछेगा। एक को बोलते हैं नाग,
और एक को बोलते हैं नाम। यानी ये पेप्टिडोग्लाइकेन या जिसे हम म्यूरिन कहते हैं, ये म्यूरिन किससे मिलकर बना हुआ है बताओ? तो ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। क्या दोनों समान मॉलिक्यूल्स है? नहीं, असमान है। कौन कौन? एक का नाम है नाग और एक का नाम है नाम। ऐसा नाग और नाम क्या है? पहले आप इमेज को देखो, फिर मैं बड़ा अच्छा कहानी पढ़ा रहा हूं आपको सेल वॉल में जो प्रश्न आते हैं। अब ये देखो मेड ऑफ, आप डायरेक्ट लिखना नाग का पूरा नाम क्या है, ये पूछ लेगा। NAG, नाग का पूरा नाम क्या है? N एसिटाइल ग्लूकोज, यहां तक आ जाना, ग्लूकोज एमीन। कोई पढ़ेगा पूरा तो कैसे पढ़ेगा? ग्लूकोसामाइन। अगर कोई तोड़ के पढ़ेगा तो ग्लूकोज और यहां से एमीन, और बात यही है ग्लूकोज और उसमें जुड़ा हुआ है एमीन, इसको बोलते हैं ग्लूकोसामाइन। ठीक है, नाग का पूरा नाम समझ गए। अगला है नाग के बाद नाम, नाम का पूरा नाम बोलो तो नाम यहां है एन एसिटाइल, एसिटाइल खत्म, एम का मतलब म्यूरेमिक एसिड। कौन सा एसिड है बताओ? म्यूरेमिक एसिड। तो बताओ अगर मैंने बोला ये हेटेरोपॉलीमर है तो एक तो क्या है इसमें बताओ? नाग है, और दूसरा क्या है इसमें? नाम है। ये आपस में इस तरह से जुड़ करके कौन सा पॉलीमर बनाया है बताओ? पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बनाया है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अब बताओ मुझे क्वेश्चन क्या बनेगा? कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसे क्या बोलोगे? म्यूरिन। म्यूरिन कैसा बहुलक है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और ये जो हेटेरोपॉलीमर है ये किससे मिलकर बना है? ये कौन कौन से अणु है? नाग और नाम। नाग का पूरा नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, यहां एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, बस और कुछ नहीं। अब तुम बताओ, ये पूछा है दो तरह के बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम बाद में। एक का नाम होगा जानते हो स्टेनिंग के आधार पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक क्या पढ़ोगे बताओ? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। किसके आधार पे? स्टेनिंग के आधार पे। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर के आधार पे। किसके आधार पे? कलर के आधार पे हम दो तरह के बैक्टीरिया पढ़ेंगे। एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जो कलर को घुमच के पकड़ लेगा, और एक ऐसा होगा जिसमें कलर नहीं आएंगे। इसमें कलर आएगा तो ये दिखेगा बैगनी रंग का। कैसा दिखता है बताओ? बैगनी। और ये आपको दिखेगा पिंक कलर का। कैसा दिखेगा? पिंक। अब इन दोनों में बोला है कि भाई भित्ति जो है, सेल वॉल जो होते हैं, ये ज्यादा मोटा किसका होता है? तो सेल वॉल जो होता है इसका मोटा होता है। किसका? पॉजिटिव वाले के थिक होते हैं। कैसा होता है? थिक। और ये वाले कैसा होता है? थिन। अभी आप इतना ही याद रखना है, क्योंकि बाद में हमें अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ना है, स्टेनिंग टेक्निक पूरी अच्छे से। केवल इतना ध्यान रहेगा। इतना बताओ किसमें, अगर बोलूं पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा किसमें पाया जाता है? जो सेल वॉल जिसका मोटा होगा। सेल वॉल ज्यादा मोटा कौन है? पॉजिटिव वाले। तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होगा? ज्यादा। और कम किसमें है? निगेटिव वाले। निगेटिव वाले कैसा है? थिन। कलर कैसा आता है? पिंक। अरे अभी ऐसे जान जाओ पिंक आते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा कैसे आते हैं। और इसमें वायलेट कलर। बैगनी को क्या बोलते हो? वायलेट। कहीं अंग्रेज लोग बोले मैं तो समझा ही नहीं बैगनी, कई ऐसे नवाब आते हैं। अब आ जाओ, अब इमेज तुझे हेट्रो का दिखाता हूं। कितने समय लग गए? सेल वॉल की बातें अगर हम कर रहे हैं तो अब यहां से सेल वॉल की चर्चा कर लेते हैं जरा जल्दी जल्दी। अब ये मैंने आपको दिखाया ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव। किसी भाई साहब को ऑनलाइन वाले को भी कोई समस्या हो तो आप जल्दी बताएं। सर एक बार बता दीजिए क्या बोला है, क्या पूछ रहा है रे? अब आ जाओ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात किया। नोट्स बढ़िया बनना चाहिए, चकाचक इतना मेहनत से लाता हूं। कौन सी बैक्टीरिया है बताओ? ग्राम पॉजिटिव। अच्छा ये गोलका गोलका ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे एकलक मिलकर के एक पॉलीमर बना रहा है। क्या बना रहा है बताओ? पॉलीमर। और यही पॉलीमर कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है हिंदी में? बहुलक। 1 2 3 4, ज्यादा ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकेन है, ज्यादा है। यानी ज्यादा का मतलब ये बोल सकते हो थिक है। कैसा है बताओ? थिक। थिक का मतलब क्या होता है? मोटा। अरे मोटा है, पेप्टिडोग्लाइकेन ज्यादा है। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। कौन सी बैक्टीरिया में? ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप देख लो, इसमें एक दिख रहा है केवल। तो ये क्या है? थिन। और ये आपको यहां पे दिख रहा होगा पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या है ये? पेप्टिडोग्लाइकेन।
अच्छा, ये वाले जो भाग दिख रहा है, ये एक ऐसा देखो, आप दोनों का आपको पढ़ाऊंगा, सेल मेम्ब्रेन एक जैसा होता है। ये वाले सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहां से, और ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड जैसे आया तो तेरे दिमाग में आ गया होगा, अरे यार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चर्चा चलेगी। किसकी चर्चा है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है बताओ? सेल वॉल। फिर से बताओ मुझे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या है ये? अरे ये वाले भाग क्या है तेरा? ये वाले भाग, ये तो है सेल वॉल। और ये वाले भाग क्या है यहां पे? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस पॉइंट को हम यहां समझते हैं, जरा देखो तो। मैंने ऊपर से लिया, ऊपर वाले भाग क्या आ गया बताओ? भित्ति, सेल वॉल। उसके बाद सेल वॉल के जस्ट नीचे मैं बता रहा हूं, ये क्या है बताओ? मेम्ब्रेन। दिख रहा है ये मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच ये जो जगह है, ये जगह जो दिख रहा है आपको, ये है सेल वॉल। सेल वॉल। और ये वाले भाग आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो जगह आपको दिख रहा है डियर, इसको आज के बाद हम बोलेंगे पेरी प्लाज्मिक, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलोगे बताओ? पेरी प्लाज्मिक स्पेस। बताओ पेरी प्लाज्मिक स्पेस क्या है? यहां लिखा हुआ है ना एक पार्ट, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। क्या है पेरी प्लाज्मिक? यह एक स्थल है जो किसके किसके बीच पाया जाता है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच। कहां है ये? बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये किसके जैसा कार्य करता है? जैसा कार्य करता है, जैसा कार्य करता है। अगर पूछा जाए कार्य करता है, फंक्शन करता है, कार्य करता है, तो आंसर जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम बताओ बैक्टीरिया में पाया जाएगा? नहीं। और किसी को मारना है, गलाना है, डाइजेशन करना है, पाचन करना है, तो कौन करते हैं पचाने गलाने का काम बताओ? लाइसोसोम। लाइसोसोम तो है नहीं बैक्टीरिया में, तो बताओ गलाएगा कौन? तो भगवान ने बोला कि बेटा घबराना नहीं, तुम्हारे बीच में एक जगह देता हूं जिसका नाम क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जाएगा। किसके समतुल्य काम करेगा? लाइसोसोम। और लाइसोसोम का मेन काम क्या होता है? मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो मेन फंक्शन होता है इसका डाइजेशन। क्या होता है बताओ? डाइजेशन। इसमें पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम। इतना ही ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं। अगला मैं आपको चर्चा करूंगा जिसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी कड़ी है, सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कोशिका की झिल्ली। क्या बोलोगे बताओ? कोशिका झिल्ली। अब ये दोनों में कोशिका, अब हम इतना नहीं लिख के डायरेक्ट मैं लिखूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे बताओ? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं मेरे डियर, ये पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स में, किसमें? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स में क्या अलग अलग होते हैं या एक समान होते हैं? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों में होते हैं सेम। कितना अच्छी पॉइंट है, बच्चा कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों में क्या होता है? एक जैसा होता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। दोनों में झिल्ली की अगर संरचना हम पढ़ेंगे तो वो कैसा मिलेगा आपको? सेम। अब छोटी सी बात हम कर लेते हैं झिल्ली का, ताकि आपके दिमाग में आ जाए। अब अगर आप सेल मेम्ब्रेन की चर्चा करोगे, किसकी बात करेंगे बताओ? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में आपसे पूछ लेगा कंपोजिशन। क्या पूछेगा बताओ? कंपोजिशन, कि क्या इसमें संगठन है उसके बारे में बताओ। तो सबसे ज्यादा इसमें मेन जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट भाई सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या है? तो वो है लिपिड। क्या है बताओ? लिपिड। फर्स्ट पॉइंट। लिपिड में भी पूछा जाए क्या है, तो वो है फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? बिल्कुल पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड। सेकेंड जो कंपोनेंट अगर पूछा जाए इसमें, तो वो पाया जाता है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक का नाम है इंट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन जो 70% पाए जाते हैं पूरे झिल्ली में, तो ज्यादा ये पाया जाता है। और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन।
कौन सा प्रोटीन है? एक्सट्रेंसिक। इसको बहिर प्रोटीन बोलते हैं, ये अंतः प्रोटीन होता है। इमेज में अगर दिख रहा होगा तो देख लो। ये कौन सा प्रोटीन है बताओ? अंदर है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन। और कोई इसकी सतह पे होगी बाहर, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। अब ये जो आपको दिख रहा है इस तरह की संरचना, ये कहलाता है सारे फॉस्फोलिपिड। देखो, फॉस्फोलिपिड के दो भाग होंगे, एक को बोलोगे ऊपर वाले को हेड और नीचे वाले को बोलते हैं टेल। हेड और टेल, ये भी हेड और ये टेल। हेड जल को पसंद करता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक नेचर होते हैं, और टेल जो होता है पानी को पसंद नहीं करता है, तो इसको हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं। बाद में अपन चर्चा करेंगे। और इसका नेचर होता है एम्फीपैथिक। क्यों कहते हैं? यहां आपने देख लिया होगा, ये फॉस्फोलिपिड है। हाँ, एक ये प्रोटीन बताया है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। जो झिल्ली के अंदर दिख रहा है वो क्या है? इंट्रेंसिक। और बाहर बाहर जो है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। तो आपको दोनों प्रोटीन के बारे में मैंने समझा दिया। पूछा जाएगा कौन से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? इंट्रेंसिक। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, सी नंबर अगर आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट केवल 1 से 2%। कितने प्रतिशत? 1 से 2। प्रोटीन की अगर प्रतिशत, लिपिड पूछा जाए तो ये 40%। कितने प्रतिशत? 40। और 56 से 58% पाया जाता है प्रोटीन। ऐसा तो मेन कंपोनेंट तो आप बोल रहे हो लिपिड होता है। मेन कंपोनेंट लिपिड होते हैं, परसेंटेज में ज्यादा क्या है बताओ? प्रोटीन। ध्यान रखना। मेजर कंपोनेंट कौन होगा? मेन कंपोनेंट की अगर बात किया जाए तो वो आपका टिक करना है फॉस्फोलिपिड। कौन सा है बताओ? फॉस्फोलिपिड। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब कुछ पॉइंट है, जरा मैं ये बता चुका हूं। कोशिका भित्ति और इसके बीच के पाए जाने वाला क्या कहलाएगा? पेरिप्लाज्मिक स्थल। और किसके समतुल्य होते हैं बताओ? लाइसोसोम। और इसका मेन कार्य क्या होगा? हो गया ना? आइए अगला पॉइंट। ये मैंने बता दिया था, कैप्सूल, सेल वॉल कर दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिए ना। बेसिक पॉइंट पहले कवर करो, उसके बाद हम 3rd नंबर की पॉइंट यूज कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोल रहे हो? अब तुम खुद बताओ मुझे, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मैं इसको पढ़ा चुका हूं या नहीं? केवल आपको रीड करना है, हिंदी इंग्लिश वाले सब आप बना सकते हो। झिल्ली युक्त कोशिकांग, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो होगा, क्या होगा इसमें? अब्सेंट होगा। पहली पॉइंट मैं यहां से लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे बताओ? अगर नोट्स बना रहे हो, साइटोप्लाज्म में लिखोगे तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म का फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म की पहली पॉइंट जो बनेगा कि इसमें जो ऑर्गेनेल्स होंगे कैसा होगा? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बॉन्ड जो ऑर्गेनेल्स होगा, ऑर्गेनेल्स वो होंगे आपके अब्सेंट। वो कैसा होगा? अब्सेंट। कोई भी, जैसे जैसे मैं आपको पूछूं क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में? नहीं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा? नहीं। गोल्जी बॉडी पाया जाएगा? नहीं। क्या प्लास्टिड पाया जाएगा? प्लास्टिड। तो आप आंसर क्या दोगे? नहीं। अब मैं पूछूं क्या राइबोसोम पाए जाएंगे? तो आपको एक चीज याद रखना है, राइबोसोम पाए जाते हैं, पर राइबोसोम होता है मेरे डियर मेम्ब्रेन लेस। कैसा होता है बताओ? मेम्ब्रेन लेस। क्या इसमें झिल्ली होती है? तो इसमें झिल्ली नहीं होती। बस। कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? एग्जाम में पूछेगा 70S राइबोसोम। दूसरा पॉइंट आपसे बनेगा कि बताओ इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? तो प्रोकैरियोट्स कोशिका में केंद्रक कैसा होता है? लिखा हुआ है आभासी केंद्रक, जिसे बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। तो कैसा है बताओ? इनसिपिएंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको और दूसरा नाम आप क्या कहते हो बताओ? जीनोफोर। क्या है? जीनोफोर। स्पेलिंग देख लेना, जी से शुरू है, जीनोफोर। और इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियोइड्स। क्या है? न्यूक्लियोइड्स, ये इसको कहते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या होगा इसमें? अब्सेंट। अभी मैंने बता दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा बताओ? अब्सेंट। और न्यूक्लियस के अंदर एक पॉइंट और था, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये भी क्या होगा? अब्सेंट।
अब बताओ साइटोप्लाज्म में कोई दिक्कत हो तो, ये चीजें अपन पहले डिस्कस कर लिए। साइटोप्लाज्म में भाई कोई भी ऑर्गेनेल्स जो होंगे ये सब नहीं होंगे, कोशिकांग नहीं होगा, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा। इसी का ये नाम याद रखना, जीनोफोर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ इसको। जीनोफोर हिंदी वाले के यहाँ लिख दिया हूं, आप लिख लेना, थोड़ा सा जूम करके पीडीएफ डाल दूंगा। ये न्यूक्लियोइड्स। अगला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, अब्सेंट। और न्यूक्लियोलस क्या होगा, न्यूक्लियोलस को बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं बताओ, केंद्रिका। केंद्रिका भी क्या होगा आपका, अब्सेंट। बताओ यहां तक में तीसरी पॉइंट अपन कवर कर लिए हैं। थर्ड पॉइंट में अगर किसी बालक को दिक्कत हो तो बताएं, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हम शुरू करने वाले हैं, इसमें एक और आभासी जो पाया जाता है, कुछ और पॉइंट है वो मैं लिख लेता हूं। क्या है, एक पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, तो वो पाया जाएगा प्लाज्मिड। साइटोप्लाज्म में और क्या देखने को मिलेगा, जो आप नोट्स में शेयर करके लिखोगे तो अगला आपको देखने को मिलेगा मेरे डियर, क्या, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड कैसा होता है, डबल होंगे, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंड। कैसा होता है बताओ, सर्कुलर, डबल स्टैंड, सर्कुलर डीएनए होते हैं। क्या होता है बताओ, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए। तो मैंने एक बनाया प्लाज्मिड, देखो आप, मैंने क्या बना दिया बताओ, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड बना दिया। और इसमें कुछ जीन ऐसे होते हैं, एक जीन यहां बना दिया और एक जीन यहां बना दिया। ये जीन कैसा है बताओ, रेसिस्टेंट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, हो सकता है ये जीन बैक्टीरिया के लिए रेसिस्टेंट हो, कोई जीन प्लांट के डिजीज के लिए रेसिस्टेंट हो, कोई कीटों के लिए रेसिस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक लिख दिया, इसमें एक फैक्टर पाया जाता है, जीन को क्या लिख रहा हूं, फैक्टर। वो कौन सा फैक्टर है, आर फैक्टर। और ये लिख देता हूं यहां पे एक फैक्टर, ये लिख देता हूं एफ फैक्टर। एफ का मतलब होता है प्रजनन के लिए एक जीन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी जीन। कौन सा है बताओ, फर्टिलिटी जीन या फर्टिलिटी फैक्टर। तो बताओ आर और एफ किस में पाया जा रहा है, प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमाइन भी पाए जाते हैं, ये चलो ठीक है, बना हुआ है। 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। और राइबोसोम का मेन कार्य क्या होता है, आपको सबको पता है, प्रोटीन का संश्लेषण। खूब डिटेल बनाया हुआ है, बहुत मेहनत लगे हैं, पर आपके लिए इतना मेहनत करके अब एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स ये आप लिख लोगे। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स कुछ नहीं कराना है, मैं करा दिया हूं, ये मैंने इमेज करवा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको वैज्ञानिक लिख लेना एक दो। यू बैक्टीरिया, जैसे अब मैं बैक्टीरिया की बात करूं, अब यहां से चैप्टर आपका शुरू होगा जिसका नाम क्या है मेरे डियर, देखो, बैक्टीरिया। किसकी बात करेंगे, यहां से टॉपिक शुरू होंगे। और फिर से हम सेल वॉल और नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे पढ़ लिया। पहला है नाम ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सर्वप्रथम बैक्टीरिया को देखा और नाम दिया इसका बैक्टीरिया नहीं, इसने नाम दिया था एनिमैक्यूल। क्या दिया बताओ, एनिमैक्यूल। ये नाम किसने दिया था, ल्यूवेनहॉक। किसने दिया था, ये देख भी लो, इमेज के साथ लाया हूं। अगला है कोहेन और इरेनबर्ग। क्या नाम है, इरेनबर्ग। इन्होंने नाम दिया था क्या, बैक्टीरिया। एनिमैक्यूल्स नाम दिया था कौन, एनिमैक्यूल्स नाम दिया था ल्यूवेनहॉक ने। और दूसरा है क्या, इरेनबर्ग ने क्या नाम दिया था, बैक्टीरिया। दोनों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगला, बर्ग ने एक बुक लिखा, मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें इस पुस्तक में क्या है, जीवाणुओं के वर्गीकरण का बाइबल कहा जाता है। ये बुक किसने लिखा था, बर्ग ने। तो आप एक पॉइंट ये करना। अगला है रॉबर्ट कोच। पहले भी मैंने पैथोलॉजी जब शुरू किया था इनका नाम लिया था, अब मैं इनको पूरी तरह से दिखा रहा हूं। रॉबर्ट कोच साहब ने क्या किया था, जीवाणु का सबसे पहला शुद्ध संवर्धन यानी प्योर कल्चर प्राप्त किया था। नाम केवल याद रखो, प्योर कल्चर। और इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा रोग, एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया को खोजा। किस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था अगर पूछा जाए, तो वो बैक्टीरिया जो क्या फैलाता है, एंथ्रेक्स काउज करता है। वो बैक्टीरिया जो क्या काउज करता है, टीबी काउज करता है। और वो बैक्टीरिया जो क्या काउज करता है, हैजा, कोलेरा। इन सबको खोजने वाले कौन थे, रॉबर्ट। इन्होंने देखा क्या यार कि कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स, जानवरों में एंथ्रेक्स फैलाता है, कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो टीबी काउज करते हैं, और कौन ऐसी बैक्टीरिया है जो कोलेरा काउज करता है। सबसे पहले अध्ययन किया था, जानते हो किसने, रॉबर्ट कोच। ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बैक्टीरिया का ये कल्चर है। क्या है,
बैक्टीरिया कल्चर, इसको हम पेट्री डिश कहते हैं। ये जो आपको इस कलर में दिख रहा है वो सारे बैक्टीरिया है। क्या है वो? बैक्टीरिया। आगे बढ़े। पर एक सबसे अच्छा प्रश्न क्या बनता है कि इनका जो नियम है ना, ये नियम कॉच पोस्टुलेट के नियम से जाने जाते हैं, जो दिए थे 4 नियम। और ये किस पे लागू नहीं होता है? अविकल्पी परजीवी, जिसका नाम है, और ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कि रॉबर्ट कोच का नियम किस पे लागू नहीं होता? अविकल्पी परजीवी पे लागू नहीं होते हैं। और अविकल्पी परजीवी का नाम बताओ इंग्लिश में क्या लिखें? अविकल्पी का मतलब होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव, सॉरी, अविकल्पी, विकल्पी नहीं, अविकल्पी नहीं, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। किस पे लागू नहीं होता है बताओ? ऑब्लिगेट। अविकल्पी, जिसके पास कोई विकल्प, उस पे इनका नियम लागू। भाई इन्होंने बोला था क्या कि कोई बैक्टीरिया है, मान लिया जाए ये किसी जानवर को इन्फेक्ट किया। अब जानवर में जो बीमारी है ना, ये बैक्टीरिया को यहां से निकालो, और ये बैक्टीरिया मान लिया जाए भेड़ में जाकर के वही बीमारी काउज कर दे। समझो, ये जानवर है, एक मान लो गाय है, गाय में काउज किया एंथ्रेक्स। क्या काउज किया? एंथ्रेक्स। इस एंथ्रेक्स वाले बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर किया, निकाला, जो गाय में था लगा हुआ बीमारी, वहां से बैक्टीरिया को निकाला, इस बैक्टीरिया का ग्रो किया, कॉलोनी बनाया, और इस कल्चर से निकाल करके यहां से बैक्टीरिया किसको इन्फेक्ट किया? भेड़ को। अब भेड़ में करना चाहिए, जानते हो क्या? एंथ्रेक्स। यहां भी काउच क्या करना चाहिए? एंथ्रेक्स। ये किनका नियम है बताओ? कॉच पोस्टुलेट। लेकिन अगर जो ऑब्लिगेट है, जिसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है रे पागल, वो अपने होस्ट बदल ही नहीं सकता। पहले के मम्मी पापा, पापा गए तो मम्मी को ऐसे रहना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, तो क्या उस पर लागू होगा? क्योंकि यहां तो होस्ट बदलना पड़ेगा। कोच का कहना है कि जो यहां कर रहा है ना बीमारी, वही दूसरे होस्ट में अगर मैं डालूं तो वही बीमारी दिखाए, तब हम मानेंगे कि हाँ यार मेरा नियम पालन हो रहा है। कोच पोस्टुलेट का ये नियम था। पर ये क्या लागू होगा अविकल्पी पे? नहीं होगा। उसका नाम पूछ लेगा, कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये कहानी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के शेप के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का नाम, सबसे पहले एनिमैक्यूल्स किसने कहा था बताओ? ल्यूवेनहॉक ने। इरेनबर्ग ने बैक्टीरिया का नाम दिया था। प्योर कल्चर जो दिया था टेक्निक मेरे दोस्त, वो रॉबर्ट कोच ने दिया था। रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट, उनके पोस्टुलेट नियम पोस्टुलेट कहलाते हैं। किन पे इसके नियम लागू नहीं होते हैं? अविकल्पी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट पे नहीं होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? वह पैरासाइट जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो अपना जीवन यापन होस्ट पे ही करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं, और उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब हम बात करेंगे इसकी शेप के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि शेप क्या होता है गुरुजी, और साइज क्या होते हैं। ज्यादा बड़ा बन जाएगा, पानी उनी पीना है पी लो, नहीं तो नींद आ रहे हैं तुम्हें। आप लोग भी पानी उनी पी लो। ऑनलाइन वाले भैया फिर शुरू करते हैं अपन, आज 4 बजे तक मेरे क्लास हैं, कोई नहीं, 5 मिनट आप ब्रेक ले लो बस।